हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। तो आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है ऑन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीएसटी क्लास 12 बीएसटी विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी वन शॉट वे में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक फंडामेंटल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है इसको समझो। मतलब कि हम क्या प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और उसके बदले में हमको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यही है जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, पर हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो देखो उसका डेफिनेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, मतलब कि सामान्य गाइडलाइंस है किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ताकि वो लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए और वो लोग का बिहेवियर भी गाइड हो सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ओके, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब उसको हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसी प्रकार का प्रिंसिपल्स हम लोग वहां पर अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, पर प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या रहता है? रिजिड रहता है। मतलब जैसे कि न्यूटन का 3 लॉज जो है वो मतलब क्या पूरा वर्ल्ड में सेम रहेगा। वो हम लोग उसको ऐसा नहीं कि कोई जगह चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो रिजिड है, वो सेम ही रहेगा हर सिचुएशन में। ठीक है, फिर सेकंड, अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो क्रिएटिविटी के साथ क्या होता है? अप्लाई होता है। मतलब कि अलग अलग मैनेजर्स अपने हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, मतलब वो लोग अपना क्रिएटिविटी घुसा देते हैं इसमें। ठीक है, पर प्योर साइंस प्रिंसिपल अप्लाइड इन अ स्टैटिक मैनर। ठीक है, प्योर साइंस प्रिंसिपल में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, वो एक रूल्स स्टेटेड है, हम लोग को उसी हिसाब से वो लोग को अप्लाई करना रहता है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक, चेंजेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो एप्लीकेशन है उसको भी चेंज करते हैं। पर प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या रहता है? स्टैटिक, मतलब कि सेम रहता है। डज नॉट चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट और टाइम। ठीक है, टाइम या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर कोई भी एनवायरनमेंट का चेंज होने से जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है, वो क्या रहता है? स्टैटिक रहता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। किसी भी नाम से आ जाए हम लोग आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका देखो शॉर्ट फॉर्म बनाए सिंपल सा, जो है GFPCM। देखो इसको कैसे याद रखना है। हम लोग ने कौन सा स्ट्रीम लिया था? कॉमर्स। पर तुम्हारी जो GF थी उसने कौन सा स्ट्रीम ले लिया? PCM। ठीक है, हमने कौन सा स्ट्रीम लिया? कॉमर्स। पर तुम्हारी जो GF थी उसने कौन सा स्ट्रीम ले लिया? PCM। ठीक है, रोना मत भाई, कोई रोना नहीं है, अभी पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है। G से क्या आ गया? जनरल गाइडलाइंस। F यहां 2 बार है। फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फ्लेक्सिबल। P से हो गया परवेजिव। C यहां 2 बार है। कंटिंजेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर M से आ गया मेनली बिहेवियरल। ठीक है, चलो हम लोग एक एक चीज को अब डिटेल में देखते हैं। G से क्या आ गया? जनरल गाइडलाइंस। दे आर ओनली जनरल गाइडलाइंस, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो खाली एक जनरल गाइडलाइंस है, वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है भाई। कि मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आया ना तो तुम अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, वैसा कोई गारंटीड सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? जनरल गाइडलाइंस है भाई, गाइडलाइन है, इसको फॉलो करेगा तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सही से चल सकता है। ठीक है, गाइडलाइंस है ये। सेकेंड, फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दे आर डेवलप्ड आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो रातों रात नहीं डेवलप हो जाता है, उसको डेवलप करने में थॉरो रिसर्च वर्क लगता है, मतलब डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग थिंग। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे ही डेवलप हुआ, वो लोग को डेवलप करने में ढेर सारा क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट्स किया गया, उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस लिया गया, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो पाए। ठीक है, थर्ड है फ्लेक्सिबल। हम लोग देखे ही थे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या रहता है? रिजिड नहीं रहता है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज भी कर सकते हैं। फिर परवेजिव, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, प्रेजेंट एवरीवेयर। दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो,
एंड नेचर, चाहे फॉर प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मतलब इसको हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। फिर फिफ्थ कंटिंजेंट, इसका मतलब क्या रहता है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिंजेंट का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड रहना, तो यही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका साइज, ये सब पे डिपेंड करता है। मतलब उसका एप्लीकेशन हम कैसे कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे वो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, मतलब नेचर कैसा है और साइज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ, दीज प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि हम क्या प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और उसके बदले में वो क्या रिजल्ट या फिर इफेक्ट मिलेगा। बट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट्स कैन नॉट बी स्टेटेड एज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मतलब कि एब्सोल्यूट रिजल्ट हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब कि अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई किए तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा, वैसे हम लोग इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अप्लाई होता है और ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जहां भी अप्लाई होता है तो वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाता है, मतलब सारा ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग है, ठीक है, तो सेम रिजल्ट कैसे मिल सकता है, वही बात है। फिर मेनली बिहेवियरल, these are formed to guide and influence the behavior of employees. These principles improve relation between supervisor, subordinate and all the members of the organization. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर और ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर के ऊपर, इसलिए क्या है, मेनली बिहेवियरल है, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जो है पोएम्स। क्या है, पोएम्स। देखो पी से क्या हो गया, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओ से हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ई से क्या हो गया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एम से हो गया मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, क्या हो गया, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। और एस से हो गया साइंटिफिक डिसीजन। चलो अब सब चीज को देखते हैं डिटेल में। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर, ठीक है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या है, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स है। दीज इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर। ये क्या करता है, मैनेजर्स का नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन एंड मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल लीड टू मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो क्या करता है, प्लान्ड एक्टिविटी के ऊपर इंसिस्ट करता है और क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होना चाहिए सब चीज का, मैन एंड मटेरियल बोथ का। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से फॉलो हो रहा है तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। थर्ड, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सही से हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग अच्छा से अपना पॉलिसीज और प्लान्स बना सकते हैं और उससे क्या होगा, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, ठीक है। फिर मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। हम लोग को पता है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली डायनेमिक, मतलब वो स्टैटिक नहीं रहता है, वो चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को इस प्रकार से ट्रेन कर देता है कि अगर बिजनेस एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आता है तो उसको आराम से क्या कर सके मैनेजर, टैकल कर सके और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उसको ले सके, ठीक है। और 5 है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम अराइज करता है तो उसको साइंटिफिकली हम लोग देख के तब सॉल्व करें, ऐसी रूल ऑफ थंब से, मतलब अपना इंट्यूशन से उसको सॉल्व नहीं करें, हम लोग साइंटिफिक डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो हम लोग का जो सिलेबस है हम लोग को उसमें 2 आदमी लोग का प्रिंसिपल पढ़ना है, एक है फेयोल और एक है टेलर। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले फेयोल्स का प्रिंसिपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है थोड़ा सा एकदम, तो उसको देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 और इनका पूरा नाम था हेनरी फेयोल। क्या नाम था, हेनरी फेयोल। ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। क्या थे ये, माइनिंग इंजीनियर थे। ही अपलिफ्टेड द कंपनी फ्रॉम इंसॉल्वेंसी इन विच ही वॉज एम्प्लॉयड बाई यूजिंग हिज मैनेजेरियल स्किल। तो क्या हुआ, स्टोरी ये है कि ये एक कंपनी में काम करते थे और वो कंपनी जो था वो इंसॉल्वेंट होने का कगार पे आ गया था, मतलब कि उसका पैसा खत्म हो गया था, उसका दिवालिया निकल गया था, ठीक है। पर ये अपना मैनेजेरियल स्किल्स का यूज करके उस कंपनी को मतलब इंसॉल्वेंसी से ऊपर लाए और उसको ठीक ठाक पोजीशन पे रख दिए, ठीक है।
और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजेरियल स्टडीज एंड थॉट्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजेरियल स्टडीज एंड थॉट्स। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल, इन्होंने मैनेजेरियल और टेक्निकल स्किल्स के बीच में बहुत अच्छा से डिफरेंशिएट किया था। ही आइडेंटिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो पोस्ट डीसीए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इन्हीं का दिया हुआ है। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज गाइडलाइंस ऑफ मैनेजर, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में। अब देखो, इसको याद करने का अच्छा शॉर्टकट बनाया है, जो कि है दादू इज सो सिक्योर। क्या है, दादू इज सो सिक्योर, दादू इज सो सिक्योर, ठीक है। 5 बार बोल के लिख के याद करोगे, एक ही बार में 14 का 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएगा। डी से क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर आई से क्या हो गया, इनिशिएटिव, एस से क्या हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। एस से क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, ओ से हो गया ऑर्डर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एस से क्या हो गया, स्केलर चेन, ई से हो गया इक्विटी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सी से क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से हो गया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ई से हो गया स्पिरिट डी कॉर्प्स। 14 का 14 प्रिंसिपल्स एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एक को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, वर्क शुड बी असाइंड एज पर द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग एक ही पर्सन पे सारा काम सौंप नहीं सकते, हम लोग को वर्क को क्या करना है, स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है। और डिवाइड भी कैसे करना है कि उस पर्सन का हम लोग को कैपेबिलिटी देखना है, उसको क्वालिफिकेशन देखना है और उसका एक्सपीरियंस देख के उसको वर्क असाइन करना है। परफॉर्मिंग अ वर्क अगेन एंड अगेन मेक्स द पर्सन स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल। अगर एक पर्सन बार बार एक ही काम को करता रहेगा तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, पहला स्पेशलाइजेशन और दूसरा इंप्रूव्स एफिशिएंसी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैड इफेक्ट्स दिख सकता है, लैक ऑफ एफिशिएंसी, नहीं रहेगा एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाएगा हमको और चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। फिर सेकेंड है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ठीक है, जो भी तुमको काम दिया गया है उसको टाइम पे और सही से कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल क्या बोल रहे हैं कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक मैनेजर है, ये एक नंबर का बोंदू, कैसे बोंदू है अभी देखो तुमको पता चलेगा। ये बोला अपना वर्कर को कि भाई तुम 100 शर्ट बनाओ, ठीक है, ये बोला 100 शर्ट बनाओ पर तुमको मशीन यूज करने का राइट नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 100 शर्ट बना पाएगा बिना मशीन का यूज करके? नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, अथॉरिटी इज नॉट इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर को 100 शर्ट बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया मैनेजर, पर उसको मशीन यूज करने का अथॉरिटी नहीं दिया, ठीक है, इसलिए इसका नाम भोंदू मैनेजर रखे थे हम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर हम सही से अथॉरिटी डिवाइड करेंगे तो उसका मिसयूज नहीं होगा। हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम, सिंपल है। क्या होगा, वायोलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस, डिले इन वर्क इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब वर्क टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे देंगे, बहुत ज्यादा पावर दे देंगे तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ओवर बर्डन ऑफ वर्क, अगर हम किसी को बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन ऑफ वर्क हो जाएगा, फिर इनएफिशिएंसी आ जाएगा वर्क में। थर्ड है डिसिप्लिन, सिंपल सा पॉइंट है, मींस फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अच्छा से फॉलो करना, वही बोला जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टॉप से लेकर लोअर लेवल तक सारा जगह डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या आ गया, पॉजिटिव इफेक्ट, सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है, एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। वायोलेशन करेंगे तो क्या होगा, डिसऑर्डर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, केओस रहेगा, मतलब भगदड़ मचा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो खामखा क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। डिले इन वर्क, वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, इसको समझो, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, मतलब एक जो एम्प्लॉय है उसको एक ही बॉस से क्या लेना है,
ऑर्डर लेना है और एक ही बॉस को अपना जो भी काम है उसको सबमिट करना है। इसी को बोलते हैं रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल, मतलब कि रेस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर ओनली। एज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर विल लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी। इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, जैसे कि एक बॉस है, ये इसको वर्क दिया, ये इसको वर्क दिया, इसको वर्क दिया, इसको वर्क दिया, ठीक है, मतलब एक ही बॉस एक ही इंडिविजुअल को वर्क दे रहा है अलग अलग, ठीक है, और ये लोग जो अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा तो इन्हीं को सबमिट कर देगा, ठीक है, सिंपल वर्किंग। पर यहां देखो, यहां पूरा खिचड़ी बना हुआ है, यहां पर 4 बॉस है और ये लोग सबको अलग 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 काम दे दिया, ठीक है। अब मानो ये अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, अब इसको यही समझ नहीं आ रहा पहले हम इनका काम सबमिट करें कि इनका करें कि इनका करें, किसका करें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कंफ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। पॉजिटिव इफेक्ट्स, नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नो ईगो क्लैशेस। अब देखो ईगो क्लैशेस कैसे हो सकता है, जैसे कि मानो ये बंदा को ये बॉस और ये बॉस दोनों ने काम दिया, ठीक है, ये अपना काम कंप्लीट कर लिया और पहले जाके ये बॉस को अपना काम सबमिट किया, फिर ये बॉस आके बोलता है कि भाई मेरा काम सबमिट क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो ये क्या बोलेगा, हम तो पहले ये वाला बॉस का काम कर रहे थे। अब क्या हो गया, दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो गया कि भाई ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये पहले इसका काम कर रहा है, मतलब ऐसे करके क्या हो गया, ईगो क्लैशेस डेवलप हो सकता है। फिर इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस, अगर हम इसको अच्छा से फॉलो करेंगे तो इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन, कंफ्यूजन इन एम्प्लॉइज, ईगो क्लैशेज एंड एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सिंपल है। फिफ्थ क्या है, इनिशिएटिव, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, एम्प्लॉइज मस्ट बी गिवन opportunity to take some initiative in the making and executing of a plan. Manager should welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plan. Initiative का मतलब क्या है कि employees को भी मौका देना चाहिए कि वो मतलब क्या plans को frame करने में अपना सहयोग दें, ठीक है, मतलब कि अपना इनिशिएटिव ले और अपना सजेशंस दें, ठीक है, वही होता है इनिशिएटिव। इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अगर अपना सजेशन रख पाएंगे, ठीक है, अपना कोई भी मीटिंग्स में या फिर डिस्कशंस में, तो क्या रहेगा, एम्प्लॉइज को लगेगा कि हाँ भाई हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग का भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई महत्व है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, और थर्ड एम्प्लॉइज अचीव टारगेट ऑन टाइम। कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेगा वायोलेशन का, डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड एम्प्लॉइज विल नॉट वर्क एट देयर बेस्ट एबिलिटी, सिंपल है। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, interest of organization must supersede the interest of individual. If objective of individual are not in the direction of organization, then manager must try to reconcile individual interest with organizational interest. If it is not possible, then individual interest must be sacrificed. ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि ये बॉस है, ये अपना वर्कर को बोला कि भाई जाओ तुम रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये गया मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इसको दिख गई अपनी एक दोस्त, ठीक है, और वो सोचा कि हम इससे अगर सामान ले लेंगे तो हम लोग दोनों का दोस्ती बढ़ सकता है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सोचा कि अगर इससे सामान ले लेंगे तो हम लोग दोनों का दोस्ती बढ़ सकता है, तो ये इससे सामान खरीद के दे दिया। पर कैच ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल था वो बैड क्वालिटी का था, तो क्या इसको इससे सामान खरीदना चाहिए था, नहीं, इसको दूसरा शॉपकीपर से खरीदना चाहिए था जिसके पास गुड क्वालिटी का सामान है, ठीक है। तो यहां ये क्या किया, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर रखा और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नीचे रखा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहना चाहिए इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, ठीक है। If objective of individual are not in the direction of organization, then manager must try to reconcile individual interest with organizational interest. अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, दोनों को एक डायरेक्शन में लाके रिकंसाइल करना चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड, अगर दोनों को एक डायरेक्शन में लाना पॉसिबल नहीं है तो फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, सिंपल सा बात है। फिर सेवेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एम्प्लॉइज कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी अवॉइडेड एज इट टेक्स टाइम टू अ पर्सन टू गेट सेटल्ड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एम्प्लॉय को पहले भेज दिया यूएसए भेज दिया, ठीक है, वहां पर रखा एक महीना, फिर भेज दिया यूके में रखा, उसके बाद एक महीना बाद भेज दिया दुबई, ठीक है। तो क्या ये अच्छा बात है, नहीं अच्छा बात है। अरे भाई कोई भी जगह आदमी शिफ्ट करता है तो वहां पर उसको सेटल होने में टाइम लगता है ना, तो वही बोला कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी अवॉइडेड, ज्यादा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एज इट टेक टाइम्स टू अ पर्सन टू गेट सेटल, ठीक है।
वही बोल रहा है। इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, अगर हम इसको अच्छा से फॉलो करेंगे तो इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर इसका वायोलेशन करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग न्यू जॉब, ठीक है, न्यू जॉब लर्निंग में क्या होगा, वेस्टेज होगा, और फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। अगर हम लोग एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी का फीलिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग क्या रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा हम लोग से। फिर 8 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है, देखो यहां पर क्या है, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, ठीक है, बट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डर का मतलब यहां पर कमांड नहीं है, पर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज के लिए फिक्स्ड प्लेस और सारा आदमी लोग के लिए फिक्स्ड जगह, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है, वहां पर जो चौक है वो रखा हुआ है स्टाफ रूम में, ठीक है, तो पहले टीचर आएगा क्लासरूम में, खोजेगा चौक कहाँ है, फिर जाएगा स्टाफ रूम में लेने, तो मतलब उतना में क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए इससे अच्छा क्या होना चाहिए, चौक को कहाँ रहना चाहिए, क्लासरूम में ही रहना चाहिए, क्यों स्टाफ रूम में पड़ा हुआ है। मतलब वही बोल रहा है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, मतलब सारा सामान और सारा जो भी एम्प्लॉइज है वो लोग अपना अपना जगह में ऑर्डरली अरेंज रहना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा किसी भी चीज को खोजने में या फिर कोई आदमी को खोजने में। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वे में वर्क करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, हमको आदमी और सामान को खोजने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट राइट टाइम, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अर्जेंसी वाला सिचुएशन आ गया तो हम सही टाइम पे सही पीपल को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। 9 है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ठीक है। फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन एंड नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। इसका देखो एग्जांपल समझो, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना लोग है, ठीक है, और डी है, डी को अपना बात पहुंचाना है आई के पास, तो कैसे होगा, देखो पहले डी जाएगा सी के पास, फिर सी से इंफॉर्मेशन जाएगा बी, बी से ए से जी, जी से एच, फिर एच से आई, मतलब ये पूरा लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन पास होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, और नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड, कोई भी की जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डी से डायरेक्ट बी में चल गए फिर बी से जी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होना चाहिए। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट, देखो अगर मानो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो उतना टाइम रहता नहीं है कि इतना हम लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करें, तो फ्यूल ने एक शॉर्टकट दिया जिसको बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है। जैसे कि मानो अगर डी को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई को पहुंचाना है तो वो डायरेक्टली गैंग प्लान का यूज करके डायरेक्टली आई तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, उसको लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करने का जरूरत नहीं है। फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो कौन बॉस है कौन एम्प्लॉय है, इसका रिलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। फिर 10th है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन्स काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है, मतलब सारा एम्प्लॉयज में समान भाव से सब में व्यवहार करना, वो होता है इक्विटी। बायसनेस इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज, देखो एग्जांपल समझो, जैसे कि ये बॉस, ठीक है, और 2 एम्प्लॉयज है, इसमें से जो एक एम्प्लॉय है ना वो इसका भतीजा है मान लो, ठीक है, अब ये आ रहा है ऑफिस 12 बजे दोपहर का, इसको बॉस कुछ नहीं बोल रहा है, और ये जो है नॉर्मल एम्प्लॉय, कोई रिलेशन नहीं है बॉस के साथ, ये आ रहा है मानो 1 घंटा लेट, अब इसको बॉस पूरा सुना दिया, तो ये क्या हो गया, बायसनेस हो गया। भाई जो भी लेट आ रहा है चाहे वो तुम्हारा रिलेशन में है चाहे नहीं है, अगर डिसिप्लिन है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, मतलब इक्विटी के साथ बिहेवियर होना चाहिए। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू प्यून एंड सुपरवाइजर, बट इट मीन्स इक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि भाई जो बाहर प्यून खड़ा है और जो अंदर एसी में मैनेजर बैठा है वो लोग को सेम सैलरी दे दो, इसका मतलब ये नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का उसको सब लोग इक्वल तरीका से अप्लाई करें इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, जेंडर, पोजीशन एक्सेट्रा, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, अगर इसका वायोलेशन करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाई रहेंगे और इंक्रीज इन
टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज अपना पोजीशन छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन से चल जाएंगे। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बॉस और एम्प्लॉइज के बीच में अनहेल्दी रिलेशन डेवलप हो जाएगा। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यूअर हैंड्स एट द टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल पे पावर को कॉन्सेंट्रेट करना क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का सारा लेवल पे थोड़ा 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 पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of the organization। फ्योल क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को completely centralized होने का जरूरत नहीं है या फिर completely decentralized होने का जरूरत नहीं है, बोथ मतलब बोथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब जैसे जहां जरूरत है वैसे वहां हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेगा, बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। सिंपल है। वायोलेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल डिले इन डिसीजन, अगर हम बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, अगर पूरा टॉप लेवल पे ही हम लोग अपना सारा पावर दे देंगे तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर हम बहुत ही ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कोई अपना पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल बिलीव्स इन वन यूनिट मीन्स वन प्लान, एक यूनिट एक प्लान, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो एक ही चीज के लिए काम करना चाहिए जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेगा, अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, एम्प्लॉइज का सारा एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने लगता है। वायोलेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, एम्प्लॉइज इन द organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. Employees should be paid fair wages and salaries which would give them at least a reasonable standard of living. The wages should also be within the paying capacity of the company, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉइज का जो सैलरी है ना वो ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतना तो उन लोग को पैसा दे ही दो कि वो लोग एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। एंड द वेजेस शुड ऑल्सो बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी वेजेस पे कर रहा है वो उसका पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेगा, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, और दूसरा डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंप्रूव्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन इंक्रीजेज इन टर्नओवर, मतलब अगर तुम सही सैलरी नहीं दोगे तो सिंपल सा बात है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एम्प्लॉय चल जाएगा। फिर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। 14th है स्पिरिट डे कॉर्प्स। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, मैनेजर शुड प्रमोट द टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, एनहांसेस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। देखो एक समझो एग्जांपल, जैसे कि पूरा एक टीम था, ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा टीम था 3 लोग का, ठीक है, और वो लोग एक गोल को अचीव कर लिया, पर जो इसका मैनेजर था ना वो बोल रहा है कि मेरे चलते ये गोल अचीव हुआ है खाली, मतलब इसके पीछे पूरा हाथ मेरा है। तो क्या ये सही बात है? नहीं भाई, एफर्ट तो पूरा टीम का लगा ना, तो तुम अकेले ही क्यों अपना पूरा बढ़ाई किए जा रहे हो? वैसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, मतलब मैंने ये काम नहीं किया है, हम सब ने मिल के ये काम किया है, ठीक है। मैनेजर टू प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, सबको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। क्या रहेगा पॉजिटिव इफेक्ट्स, डेवलप्स टीम स्पिरिट, ठीक है। ग्रुप गोल का अचीवमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन, टीम गोल में नॉट बी अचीव, गोल जो है वो अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, टीम स्पिरिट टूट सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग खत्म होता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। अब हम लोग देखने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि किसने डेवलप किया है? FW टेलर, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री। इनका जन्म हुआ 1856 यूएसए में। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका देख लो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है? शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एम्फसाइज ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। रीड ओनली टॉपिक है, एक बार खाली रीड कर लेना बढ़िया से।
अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, मतलब ये जानना कि तुमको क्या करना है, मतलब अब क्या अपना मेन से करवाना है, मतलब अपना एम्प्लॉय से क्या कराना है, और ये भी देखना है कि वो उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करे। यही होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर ये बोलते हैं कि हर एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग को साइंटिफिक डिसीजन के तौर पे ही चलना है। ठीक है, अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन कौन सा होता है, इसको याद करने का मस्त शॉर्टकट है, क्योंकि ये डैड हैज 6 कार्स। क्या है, डैड हैज 6 कार्स। देखो कैसे याद होगा, डी से हो गया डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एच से क्या हो गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंस से क्या हो गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एंड सी से क्या हो गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, चलो अब एक चीज को डिटेल में देखते हैं, सब चीज को। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीनिंग एवरी टास्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिकली टेस्टेड मेथड्स रादर देन गेसवर्क और पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कोई भी जो डिसीजन हो रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो साइंटिफिकली होना चाहिए, ना ही कि हम लोग को कोई भी रूल ऑफ थंब, मतलब कि अपना मतलब क्या गेसवर्क से नहीं होना चाहिए। हम लोग को साइंटिफिक डिसीजन से के थ्रू ही अपना वर्क को करना चाहिए। अंडर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मैनेजर एंड वर्कर रिलाइड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं बल्कि साइंटिफिक डिसीजन के थ्रू हम लोग को काम करना चाहिए। टेलर रिकमेंडेड साइंटिफिक स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वन बेस्ट मेथड, एक बेस्ट मेथड ढूंढना फॉर डूइंग अ जॉब। दिस एंश्योर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। सिंपल है। टाइम एंड मोशन स्टडी करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट एंड वर्क मेथड करना एंड प्रॉपर प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजर एंड वर्कर शुड वर्क टुगेदर विद यूनिटी विद पर्पस इंस्टेड ऑफ सस्पिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर है वो लोग को साथ मिलकर काम करना चाहिए, अपना दिमाग में कोई भी एक दूसरे के प्रति कॉन्फ्लिक्ट या फिर गुस्सा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कैसे हार्मनी अचीव होगा, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना चाहिए। भाई अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है सामने से कम्युनिकेट करके बता दो, सिंपल सा बात है। फेयर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अपना मतलब सैलरी ठीक ठाक देना चाहिए। और ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग अपना प्रॉब्लम को आसानी से शेयर करके उसको सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, रिप्लेसिंग कॉम्पिटिशन एंड सेल्फिशनेस विद म्यूचुअल हेल्प एंड टीम वर्क। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व वर्कर्स इन decision making. Workers should willingly follow scientifically established method and cooperation lead to higher morale of few and fewer dispute. ठीक है, listen to workers, मतलब यही बोल रहा है कि वर्कर को और मैनेजर को साथ मिलकर काम करना चाहिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग इनिशिएटिव में देखे थे, सेम चीज है कि मतलब वर्कर को डिसीजन मेकिंग में शामिल करो, मतलब वर्कर को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का फीलिंग दो। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। द गोल इज नॉट ओनली हायर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो पर्सनल ग्रोथ ऑफ एवरी वर्कर। सेलेक्ट वर्कर साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। ठीक है, मतलब हम लोग वर्कर अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग का स्किल के हिसाब से सिलेक्ट करें। प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी, हम लोग वो लोग को टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देते रहें ताकि वो लोग का एफिशिएंसी इंप्रूव होते रहे। असाइन जॉब्स अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, वो लोग का कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जॉब असाइन कर रहे हैं। एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ, वो लोग को ग्रोथ करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हम लोग प्रोवाइड करें। वर्कर और मोर ड्यू टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स फ्रॉम अ स्किल्ड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स, जो कि किसने बनाया है, टेलर नहीं बनाया। इसको भी याद करने का मस्त शॉर्ट फॉर्म है, एक बार मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। फनी स्मार्ट मंकीज मूव टू फनी डांसिंग म्यूजिक। क्या है, फनी स्मार्ट मंकीज मूव टू फनी डांसिंग म्यूजिक। ठीक है, फिर से बोलो, फनी स्मार्ट मंकीज मूव टू फनी डांसिंग म्यूजिक। ठीक है, एफ से क्या हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप। एस से क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एम से हो गया मेथड स्टडी, फिर एम से मोशन स्टडी। टी से हो गया टाइम स्टडी। एफ से हो गया फटीग स्टडी। डी से हो गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और एम से क्या हो गया, मेंटल रिवॉल्यूशन। आई होप याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो 4-5 बार बोलो, एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर सजेस्टेड डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। टेलर क्या बोल रहे हैं कि जो एक फैक्ट्री है ना उसको 2 डिपार्टमेंट में कर दो डिवाइड, एक रहना चाहिए प्लानिंग, एक रहना चाहिए प्रोडक्शन। वर्कर्स विल बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। ये बोल रहे हैं कि वर्कर्स को जो है ना वो प्लानिंग का बोझ से हल्का करो और वो लोग खाली प्रोडक्शन में ध्यान देने के लिए बोलो। इसलिए हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट में पूरा फैक्ट्री को डिवाइड कर दे रहे हैं।
For developing specialization, Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. Taylor stressed on minimum 8 specialized to supervise and give orders to worker. FW टेलर क्या बोल रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए ईच डिपार्टमेंट में कुछ स्पेशलिस्ट को रखो, ठीक है। 4 स्पेशलिस्ट रहना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 रहना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दिस टेक्निक इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक किसका एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क का। अब यहां हम लोग देखें 8 स्पेशलिस्ट, 4 इसमें और 4 इसमें, वो कौन कौन से हैं चलो हम लोग देखते हैं। ये रहे, ये पूरा चार्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा के बारे में। इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, वो है डर्ट सर्ग। क्या है? डर्ट सर्ग, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो डर्ट सरजी, डर्ट सर जी, ऐसे ही बोल सकते हो। तो डर्ट हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट और सर्ज हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट। अब क्या क्या है वो देखते हैं। डी से हो गया डिसिप्लिनेरियन, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। वो क्या देखेगा कि जो जॉब हो रहा है वो ऑर्डरली वाइज या फिर हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है कि नहीं, वो सब ये इंश्योर करेगा। आई से क्या होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर द जॉब। जो भी काम करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है वो कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आर से हो गया रूट क्लर्क, रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल जॉब। जॉब करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्या स्टेप वाइज जॉब करना है, वो कौन बताएगा? रूट क्लर्क। और टी से क्या हो गया? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स अ कॉस्ट शीट, ठीक है। मतलब कब जॉब को स्टार्ट करना है और कब जॉब को खत्म करना है वो कौन बनाएगा, कौन बताएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और यही कॉस्ट शीट भी बनाता है, मतलब क्या चीज का कितना कॉस्ट रहेगा, कितना कॉस्ट में क्या सामान बनना है, वो भी यही बताएगा, ठीक है। ये हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट। अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या था? सर्ज। एस से क्या हो गया? स्पीड बॉस, एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, ठीक है। जॉब टाइमली बेसिस पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? स्पीड बॉस। आई से क्या होगा? इंस्पेक्टर, चेक्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एज पर द क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, वो कौन देगा? इंस्पेक्टर। आर से क्या हो गया? रिपेयर बॉस, एंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। जितना भी टूल्स एंड मशीनरी है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये किसका जिम्मेदारी है? रिपेयर बॉस का। जी से हो गया गैंग बॉस, अरेंजेस ऑल द मशीन्स टूल्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब टू अवॉइड डिले इन वर्क, ठीक है। मतलब जितना भी रिसोर्सेज है वो अपना सही जगह में है कि नहीं, वो कौन इंश्योर करेगा? गैंग बॉस, ठीक है, ताकि वर्क में डिले ना हो। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मीनिंग क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, टूल्स, मेथड एंड वर्किंग कंडीशन। और सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या रहता है? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, पार्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड वे में प्रोड्यूस, मतलब कि सारा गुड्स जो है वो लगभग सेम ही दिखना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या हो गया? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, पार्ट एंड प्रोसेस। जैसे कि मानो एक फैक्ट्री में 10 प्रोडक्ट बनता है जिसमें से 2 का सेल बहुत कम होता है, तो क्या करना चाहिए? 2 का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। हम लोग को सिंप्लीफिकेशन ला देना चाहिए, हम लोग खाली 8 प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग 2 का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, वही होता है सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट, ठीक है। अगर हम सेम प्रकार का प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, मतलब सेम ही प्रकार का प्रोडक्ट, मतलब सारा प्रोडक्ट मेरा सेम है, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो मेरा क्या रहेगा? क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन रिड्यूसेस कॉस्ट, वेस्टेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर हम फालतू का प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे तो मेरा कॉस्ट भी बचेगा, मेरा वेस्टेज भी कम होगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि यूजिंग अ सिंगल स्टैंडर्ड साइज फॉर स्क्रूज इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीपल साइज, ठीक है। एक ही सिंगल साइज का स्क्रू यूज करो भाई, अलग अलग साइज का स्क्रू यूज करने का क्या मतलब है, ठीक है। फिर मेथड स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, ठीक है। कोई भी जॉब को परफॉर्म करने का द बेस्ट मेथड, मतलब सबसे अच्छा मेथड, सबसे इफेक्टिव मेथड। एम क्या रहता है? मिनिमाइज रिसोर्स यूज, मतलब टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सबसे कम लगे और आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। कैसे होगा ये? स्टेप्स, आइडेंटिफाई द जॉब टू बी स्टडी, ठीक है। कौन सा जॉब को स्टडी करना है उसको आइडेंटिफाई करो। रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग मेथड, क्या क्या मेथड होते आ रहा है पहले से उसको देखो। एग्जामिन ईच स्टेप टू रिमूव इनएफिशिएंसी, ईच स्टेप को देखो, मतलब वो जॉब कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है, अगर उसमें कोई भी इनएफिशिएंट मूवमेंट है तो उसको क्या करो? रिमूव कर दो। डेवलप एंड इंप्लीमेंट द बेस्ट मेथड स्टडी, ये सब स्टेप को करके जो भी बेस्ट मेथड है उसको निकालो, ठीक है।
फैक्टर कंसिडर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, वर्क प्लेस, लेआउट, डिजाइन टूल। जैसे एग्जांपल देखो, एक कुरियर कंपनी स्टडी करता है अलग अलग रूट, ये डिसाइड करने के लिए कौन सा रूट में बाइक ले जाना है और कौन सा रूट में वैन ले जाना है, सिंपल है। फिर मोशन स्टडी, मीनिंग स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स ऑफ वर्कर वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क, ठीक है, मतलब कि वर्कर का क्या क्या बॉडी मूवमेंट हो रहा है उसको स्टडी करना। एम क्या रहता है, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑकवर्ड एंड फटीग मोशंस, ठीक है, ऑब्जर्व थ्रू फिल्म, फोटोग्राफ और डायरेक्ट वॉचिंग, ठीक है, मतलब कि वर्कर का जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है उसको रिमूव करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, एक फैक्ट्री में एक वर्कर है, ठीक है, वो काम कर रहा है और उसका, एक फैक्ट्री में वर्कर है, वो काम कर रहा है और उसका टूल बॉक्स नीचे रखा हुआ है। अब उसको बार बार नीचे झुकना पड़ता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे झुकता है, फिर ऊपर उठता है अपना टूल बॉक्स लेने के लिए। यहाँ पर समझदारी क्या होगा, यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक टूल लगा दो, उसके ऊपर टूल बॉक्स रख दो, उसको झुकने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो अननेसेसरी मूवमेंट था वो एलिमिनेट हो गया, वही बोल रहा है, ठीक है। मोशन 3 प्रकार का, प्रोडक्टिव होता है, अनप्रोडक्टिव, इंसिडेंटल, ठीक है। बाय रीअरेंजिंग वर्क प्लेस, लेआउट एंड टूल्स अननेसेसरी मोशन कैन बी रिमूव, ठीक है, अगर हम टूल्स को सही जगह पे रखेंगे, अच्छा से अरेंज करेंगे तो अननेसेसरी मूवमेंट हम लोग रिमूव कर सकेंगे। फिर टाइम स्टडी, मीनिंग क्या रहता है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक एवरेज वर्कर एक टास्क को कितना टाइम पे कंप्लीट कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम स्टडी। डन बाय सेवरल वर्कर्स ओवर सेवरल ट्रायल्स एंड टेकिंग एवरेजेस, ठीक है, मतलब बहुत सारा वर्कर्स का ट्रायल लेना है हम लोग को और वो लोग का टाइम का एवरेज लेना है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एक टास्क कितना टाइम में कंप्लीट हो सकता है और वही हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, ठीक है। किस चीज में हेल्प करता है, फिक्सिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, डिसाइडिंग वर्कलोड, किसको कितना काम देना है, प्लानिंग प्रोडक्शन शेड्यूल एंड डिजाइनिंग वेज प्लान, किसको कितना वेज देना है काम के हिसाब से। एग्जाम्पल क्या है, इफ 1 कार्टन ऑफ बिस्किट टेक्स 2 मिनट्स, एक कार्टन बिस्किट को पैक करने में अगर 2 मिनट लगता है तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइम बना दिए 8 घंटा के हिसाब से तुमको 240 कार्टन को पैक करना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे पता चला, टाइम स्टडी कंडक्ट करने से। फिर 6th है फटीग स्टडी, डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड कॉज ऑफ फिजिकल मेंटल टायर्डनेस इन वर्कर्स एंड फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस इट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फटीग लोअर्स एफिशिएंसी, ठीक है। फटीग स्टडी का मतलब क्या है कि वर्कर कितना देर में थक जा रहा है अपना काम करते करते और उसको वो लोग को कब हम लोग को ब्रेक प्रोवाइड करना है और कितना देर का ब्रेक प्रोवाइड करना है, ये भी देखना है। किसके लिए कंडक्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल हमको प्रोवाइड करना है वर्कर को, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, जो भी हम लोग को रेस्ट दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना रेस्ट इंटरवल हम लोग को देना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, ठीक है, एक फैक्ट्री में मान लो 10 मिनट का ब्रेक देना चाहिए हर 2 घंटा में, ताकि वो लोग एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है, आराम से अपना काम भी करते रहे और 10-10 मिनट का ब्रेक भी लेते रहे हर 2-2 घंटा में, ठीक है। 7th में आ गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, wage system where workers producing above standard output get higher rates and those below get lower rates। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक फैक्ट्री में 10 यूनिट दिन का बनाने पे 50 रुपीज पर यूनिट मिलता है, ठीक है, पर अगर एक वर्कर 12 यूनिट बनाता है, 2 यूनिट ज्यादा, स्टैंडर्ड से 2 यूनिट ज्यादा, तो उसको पर यूनिट का 55 रुपीज मिलेगा, मतलब पर यूनिट 5 रुपया ज्यादा मिलेगा। पर उसी का उल्टा अगर वर्कर 10 यूनिट से कम 8 यूनिट ही बना रहे तो उसको पर यूनिट 45 यूनिट मिलेगा, मतलब लोअर रेट मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज सिस्टम वेयर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग अबव स्टैंडर्ड, ये क्या कर रहा है, अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, गेट हायर वेजेस, इसको क्या मिल रहा है, हायर वेट, एंड दोज बिलो गेट लोअर रेट, ये स्टैंडर्ड से कम बना रहे तो इसको क्या मिल रहा है, बिलो मिल रहा है, लोअर रेट मिल रहा है। एनकरेजेस एफिशिएंसी एंड डिस्करेजेस स्लो वर्किंग, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो वर्कर क्या सोचेगा, हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, ठीक है, ये हो गया। और क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन अमंग वर्कर्स, उन लोग के बीच में हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप रहता है, ठीक है। 8 मेंटल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो मेंटालिटी है उसको चेंज कर देना। देखो क्या होता है ना, ये है मैनेजर और ये है वर्कर, ठीक है। मैनेजर सोचता है कि वर्कर कुछ काम नहीं करता है और वर्कर क्या सोचता है कि मैनेजर हम लोग को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना है, हम लोग बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब पूरा हम लोग का मेंटालिटी को ही चेंज कर देना। मैनेजमेंट शुड केयर फॉर वर्कर्स, कैसे होगा, मैनेजमेंट शुड केयर फॉर वर्कर्स वेलफेयर एंड शेयर गेन फेयरली, ठीक है, वो लोग के बारे में ध्यान दो, वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वर्कर शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड्स एंड कोऑपरेट फुली, ठीक है, वर्कर्स को भी मैनेजर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एलिमिनेट्स मिसट्रस्ट, इंप्रूव मोरल एंड क्रिएट्स विन विन आउटकम, ठीक है, ये हो गया।
अब आता है क्या क्या बेनिफिट्स होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो। हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म, यहाँ पर आ रहा है बेनिफिट्स। इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, सिंपल पॉइंट है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, वर्कर और मैनेजमेंट क्लोजर आएगा। मोर ट्रेनिंग टू इंप्रूव द स्किल ऑफ वर्कर, ठीक है, वर्कर को ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगा तो वो लोग का स्किल इंप्रूव होगा। एनेबल द वर्कर टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वर्कर ज्यादा कमा पाएगा अगर हम लोग डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, सिंपल है। अब ये है कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, इसको पूरा देख लेना, एक बार रीड कर लेना बढ़िया से, एग्जाम के लिए हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको एक बार रीड कर लेना बढ़िया से, सिंपल पॉइंट है सब, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आ गया सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। तो टेलर एंड फ्यूल का में प्रिंसिपल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। द एम ऑफ बोथ टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। दोनों क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, बॉस और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन रहना चाहिए, ठीक है। बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों ही बोलता है कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मारो गोली, तुमको किसको देखना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। दोनों ही क्या बोल रहे हैं कि अगर स्पेशलाइजेशन लाना है तो क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है। फिर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दोनों का ही प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट का फील्ड में स्टडीज कंडक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये पूरा हो गया वन शॉट। कितना 46 मिनट में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, ठीक है। तो यही था पूरा चैप्टर नंबर 2 हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे। चलो, इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या तो डाउनलोड करके लिख लेना या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, जैसा मन करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।